नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। शिक्षा विभाग में 6,255 युवाओं की होगी भर्ती, धामी। सरकार ने विभागों से तलब किए खाली पदों का ब्यौरा। विधानसभा का शीत सत्र 29 नवंबर से, अधिसूचना जारी। स्वरोजगार से आर्थिकी सुधरेगी सरकार। आपदा प्रबंधन में जापान से लंगे सहयोग, मुख्यमंत्री। रामनगर में कोसी नदी में नहा रहे 2 युवकों की डूबने से मौत। फील्ड में घायल बाघिन को मौत के घाट उतारा। पुष्कर धामी की कैबिनेट की बैठक आज। डेंगू 20 अस्पताल पैक, एसटीएस में उमड़ी भीड़। जामरानी बात के लिए वित्त मंत्री से मिले अजय भट्ट। जिम कार्ड में ढिकाला जोन आज से खुला। एस्ट्रो पार्क के लिए भूमि चयन को सर्वे के निर्देश। हल्द्वानी बाल्डों का पता बताएंगे साइन बोर्ड। मलवा आने से हेड़ा खान का मार्ग बंद। कुमाऊं विश्वविद्यालय बिना पढ़ाई परीक्षा देंगे 4,000 छात्र। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की होगी नियुक्ति। कुमाऊं विश्वविद्यालय को बीएड के लिए नहीं मिल रहे अभ्यर्थी। जिले में आर्मड केबल से रोकेंगे बिजली चोरी। भीमताल के विक्टोरिया बांध पर आंका जाएगा भूकंप का असर। सामान पर वन अधिकारी को राहत, पूर्व डीजीपी सिद्धू से जवाब मांगा। बस हादसे में स्कूल प्रबंधन, ड्राइवर और मालिक पर केस। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार 2,300 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। साथ ही स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कैडर के 3,000 पदों को भी आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा। लंबे समय से अटके 955 बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अगले महीने से भरना शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए इसके निर्देश जारी किए। धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना करने के निर्देश भी दिए। धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए। सरकार के साथ ही अर्धशासकीय स्कूलों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अगले साल भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाए। शिक्षकों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति और रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ का भुगतान तत्काल हो। इसके साथ ही तबादला प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन किया जाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई स्कोर से संबंधित यूडाइस पोर्टल में सभी डाटा अपडेट करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पद रक्त चल रहे हैं, उन्हें जल्द भरना होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवाड़ी, अपर सचिव योगेंद्र यादव, संयुक्त सचिव जेएल शर्मा, प्रदीप जोशी, शिक्षा निर्देशक आर के कुंवर आदि अफसर मौजूद रहे। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा एक तय फॉर्मेट पर मांगा है। साथ ही विभागाध्यक्षों से रिक्त होने के बावजूद पात्र कर्मचारियों का प्रमोशन न किए जाने की वजह भी पूछे। यह पत्र सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की तरफ से विभागाध्यक्ष को भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 नवंबर को कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने रिक्त पदों में विभागों में रिक्त पद और प्रमोशन के पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब कार्मिक विभाग ने विभिन्न महकमों को पत्र भेजकर यह जानकारी मांगी है। सरकार रिक्त पदों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से यह कवायद कर रही है। विभागीय अफसरों के मुताबिक वैसे तो वर्तमान में विभिन्न विभागों में लगभग 30,000 पद खाली है। प्रमोशन के खाली पदों को संख्या 9,000 से ज्यादा है। विभागाध्यक्ष से सटीक आंकड़ा लेने के लिए उन्हें यह जानकारी तय फॉर्मेट पर देने को कहा गया। विभागाध्यक्षों से समग्र वार रिक्तियों का ब्यौरा, भर्ती के प्रस्ताव की स्थिति, नियमावली की वजह से रुकी भर्ती, कोर्ट की वजह से लंबित भर्ती और पदोन्नति के लिए पूरी पात्रता भी पूछी गई है। विदित है कि इन रिक्तियों में 3,828 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में शुरू कर दी, जिसमें पुलिस, राजस्व, पटवारी, लेखाकार, वन संरक्षक और बंदी रक्षक शामिल हैं। दिसंबर में कनिष्ठ सहायक लिपिक के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपदा प्रबंधन और खासकर भूकंप रोधी तकनीकी के विकास के लिए उत्तराखंड जापान की मदद करेगा। मंगलवार को कैंट रोड स्थित सीएम आवास में फिक्की फोरम ऑफ
पार्लियामेंट्रियंस ऑफ जापानी दूतावास द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। संवाद में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान से सहयोग लेने की दीक्षा में प्रयास किए। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। सीएम ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अधिक बेहतर कर उनकी मार्केटिंग के लिए जापान की सहायता ली जा सकती है। सीएम ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत संबंधित व अन्य विषयों के अध्ययन के लिए भी जापान को आमंत्रित किया। कहा कि यदि कोई जापान का प्रतिनिधिमंडल आना चाहेगा तो उसे हर सभी सहयोग दिया जाएगा। योग, आयुष, वेलनेस, टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी राज्य, इन क्षेत्रों में जापान को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वह दी जाएगी। संवाद में सांसद और फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी, भारत जापान दूतावास के उप प्रमुख कुनिहिको कावाजू, फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल, सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, बीवीआरसी पुरुषोत्तम कुमार, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा आदि उपस्थित रहे। उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने विधानसभा का शीत सत्र का आयोजन 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विधायी विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन के जरिए मंजूरी दी। इसके बाद प्रस्ताव राजभवन भेजा गया और मंजूरी के बाद अब इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई। शीत सत्र 16 दिसंबर से पहले होना था। इसके लिए काफी समय से कवायद चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए दलीय बैठक बुलाकर पार्टी और विधायकों की राय भी जाननी चाहिए। सत्र के लिए 500 से अधिक सवाल। उधर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मंगलवार को बताया कि शीत सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाकर शीतकालीन सत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए अभी तक विधायकों के 500 से अधिक सवाल आ चुके हैं और अभी इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों की ग्रामीणों की आर्थिकी सुधारने के लिए चलो गांव की ओर योजना बनाने को कहा है। जोशी ने सभी योजनाओं के लक्ष्य भी समयबद्ध तरीके से पूरे करने को कहा है। जोशी ने मंगलवार को न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा की बैठक में जोशी ने विभाग के तहत संचालित केंद्र पोषित योजना मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण सड़क, दीनदयाल अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य के साथ राज्य पोषित योजना मेरा गांव मेरी सड़क, सीएम सीमांत क्षेत्र विकास योजना की प्रगति जानी। जोशी ने ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार करने को कहा। जोशी ने कहा कि महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना लागू करने के बाद अन्य लोगों को गांव में स्वरोजगार उपलब्ध कराने को चलो गांव की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने अफसरों से योजना का खाका तैयार जल्द करने को कहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्मन, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल आदि अधिकारी उपस्थित रहे। गढ़िया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाते समय डूबने से मुरादाबाद निवासी 2 युवकों की मौत हुई। दोनों ही नहाते समय गहरे कुंड में चले गए। पुलिस दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर बाद गढ़िया में एक कार से 2 युवक पहुंचे। कार पार्क करने के लिए दोनों नदी में नहाने चले गए। कुछ देर बाद लोगों ने शोर मचाते हुए युवकों के डूबने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से काफी देर तक तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। कुछ देर बाद दमकल की टीम वहां पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। गढ़िया पुलिस चौकी इंचार्ज कश्मीर सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास मौजूद कपड़ों में मिले आधार कार्ड, पैन कार्ड से दोनों की पहचान गौरव भाटिया 24 पुत्र, इंद्रपाल भाटिया व अतुल कुमार 26 पुत्र, महेश कुमार निवासी आशियाना कॉलोनी मुरादाबाद के रूप में हुई है। कार्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ रिजर्व में लगे मरचूला बाजार में सोमवार रात घुसी एक घायल बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघिन के शरीर में 12 बोर की बंदूक के छर्रे लगने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि 12 बोर की बंदूक का प्रयोग वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड स्तर का कर्मचारी करता है, जिसके बाद जिम कार्बेट पार्क प्रशासन ने मामले की जांच बैठा दी। मृतक बाघिन की उम्र करीब 12 साल आंकी जा रही है। मृतक मरचूला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाघ के हमलों से लोग खौफजदा है। सोमवार रात को मरचूला बाजार में बाघिन घुस आने पर लोगों ने छतों में पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया। भीड़ को देखकर बाघिन दुकानों में घुसने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने बाघिन को पेट के पास गोली मार दी। बाघिन मौके पर ही ढेर हो गई। पोस्टमार्टम में बाघिन के शरीर में कई आंतरिक चोटों के निशान पाए गए, साथ ही शरीर से गोली की छर्रे बरामद। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि बाघिन को पहले से गोली लगी थी या बाजार में घुसने के बाद इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई कि बाघिन पर ग्रामीणों ने गोली चलाई या फिर वन कर्मियों ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से सचिवालय
स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि नकल विरोधी विधेयक स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10-36 आरक्षण का संशोधित विधेयक या फिर नोटिफिकेशन की मंजूरी, अनुपूरक बजट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन, नर्सिंग भर्ती नियमावली, वरिष्ठता के आधार पर करने आदि विभागों प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लग सकती है। हल्द्वानी बेस पर एसटीएच में डेंगू की जांच कराने को मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। हालत यह है कि बेस का डेंगू वार्ड फुल हो गया है, जबकि एसटीएच में दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बेस में सुबह से ही डेंगू की जांच कराने को मरीजों की भीड़ लगी रही। डॉक्टरों की ओर से संदिग्ध की ब्लड सैंपल एलाइजा जांच की गई। बेस का डेंगू वार्ड पूरी तरह पैक रहा। एसटीएच में जांच कराने वालों का तांता लगा रहा। एसटीएच में इस समय डेंगू को 7 पॉजिटिव और 6 संदिग्ध मरीज भर्ती है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि मरीजों का उपचार किया जा रहा है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जामनदी बांध परियोजना की वित्तीय मंजूरी को लेकर बातचीत की। उन्होंने वित्त मंत्री से परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड व आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से मंजूरी दिलाए जाने का आग्रह किया। भट्ट ने कहा कि नैनीताल में गोला नदी पर 130.6 मीटर ऊंची जामनदी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से जुड़े 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई भूमि से लाभान्वित होगा। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने व 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन की योजना है। 10 जून 2022 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने को 18 अक्टूबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संस्तुति भी प्रदान की गई। भट्ट ने आशा व्यक्त की केंद्रीय कमेटी से मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी जल्दी परियोजना की पुनर्वास नीति को राज्य कैबिनेट से मंजूरी देगी। कारपेट का प्रसिद्ध जोन ढिकाला पर्यटकों ने मंगलवार सुबह 6 बजे खोल दिया गया। देशी और विदेशी पर्यटकों ने कारपेट के ढिकाला में रात्रि विश्राम किया। मंगलवार को धनगढ़ी ढिकाला प्रवेश द्वार पर विधायक दीवान सिंह, बेस्ट पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे, भाजपा नेता मदन जोशी ने पर्यटकों को ही हरी झंडी दिखाकर ढिकाला के लिए रवाना किया। पार्क के अधिकारी ने बताया कि ढिकाला जोन को बरसात की वजह से 15 जून को बंद कर दिया जाता है, फिर 15 नवंबर को खोल दिया जाता है। बताया कि कैंट सफारी से ढिकाला जोन में पर्यटक दिन में जंगल सफारी करते हैं। पहले दिन 139 बुजुर्ग, 3 बच्चे, 12 वरिष्ठ नागरिक, 2 विदेशी पर्यटकों ने ढिकाला में रात्रि विश्राम किया। बताया कि पहले दिन 37 जिप्सियां पर्यटकों को लेकर यहां गई। यहां शाम के वक्त हाथियों हिरणों का दीदार हुआ। बस इस दौरान मौके पर डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा, वार्डन अमित गवासीकोटी, रेंजर संजय पांडे, ललित आर्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और साइंस सेंटर की स्थापना के लिए भूमि चयन को डीएफओ तराई केंद्रीय वन प्रभाग को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीएफओ तराई को 17 नवंबर तक संयुक्त सर्वे कर प्रशासनिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बताया कि हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाना है। पार्क के निर्माण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संपूर्ण वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान हल्द्वानी में परियोजना का निर्माण करना है, जिसके लिए हल्द्वानी में भूमि चयन के लिए प्रभागी वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया कि तराई वन प्रभाग के अधिकारियों को प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण का 17 नवंबर तक प्रशासन को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में भूमि चयन के बाद एस्ट्रो पार्क के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के वार्डों की लोकेशन अब साइनेज व डायरेक्शन बोर्ड माध्यम से पता लग जाएगी। इसके लिए निगम प्रशासन सभी बोर्डों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साइन बोर्ड लगाने की योजना बना रहा है। इससे संबंधित वार्ड की संख्या, पार्षद के नाम के साथ उस क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी का विवरण होगा। साथ ही क्षेत्र के बैणी सेना सदस्यों का नाम इन वार्डों में दर्ज कराने पर भी विचार किया जाएगा। निगम के 60 वार्डों में साइनेज व डायरेक्शन बोर्ड मेट्रो सिटी में लगाए जाने वाले बोर्डों के तर्जुमे होंगे, जिनमें सेक्टरों का विवरण होगा। निगम प्रशासन के अनुसार फिलहाल पीपीपी के माध्यम से बोर्ड लगवाए जाएंगे। इस योजना के लिए बैंक, निजी कंपनियों के साथ फिलहाल 5 साल का अनुबंध करने की योजना है। साथ ही निगम स्तर से अन्य कोई शुल्क इसके लिए नहीं लिया जाएगा। वो लोगों का वार्ड और क्षेत्र खोजने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के चलते सोमवार शाम भैड़ाखान मार्ग पर भारी मात्रा
17 में मलबा आ गया। सड़क के करीब 70 मीटर लंबे हिस्से पर मलबा आने से इसे बंद कर दिया गया। बरसात के दौरान भी यह मलबा आने की वजह से सड़क कई दिनों तक बंद रही। साथ ही पिछले माह भी इसी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। अब 1 महीने बाद फिर भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद हुआ है। ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को लोक निर्माण विभाग की टीम दिन भर बुलडोजर की मदद से सड़क को खुलवाने में जुटी रही। यह मार्ग हल्द्वानी जाने के लिए आसान होता है, लेकिन मलबा आने की वजह से आवाजाही बंद होने के चलते लोगों को भीमताल के रास्ते होकर आना पड़ा। इस सड़क में बार बार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। इसके लिए अध्ययन किया जाएगा और स्थायी समाधान के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेंगे। वहीं स्थानीय निवासी नवीन चंद्र पर्लिया ने बताया कि बरसात में सड़क बंद होने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सड़कें खोली गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। पिछले महीने भी फिर सड़क बंद हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जल्द समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत दाखिला लेने वाले यूजी के विद्यार्थियों की पहली परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1 दिसंबर से पहले सेमेस्टर की परीक्षा कराने की योजना बना रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में दूसरी पाली के तहत प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में छात्रों को पूरी पढ़ाई के बिना परीक्षा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। डिग्री कॉलेजों में यूजी प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीटों से ज़्यादा आवेदन आने पर छात्र नेताओं ने सभी को प्रवेश देने की मांग की। इस पर कॉलेज की ओर से गए प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा विभाग ने दूसरी पाली की व्यवस्था लागू की। इसी के अनुसार अतिरिक्त विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में करीब 4000 विद्यार्थियों को मंजूरी पाली की व्यवस्था में दाखिला मिला है। सरकार ने करीब 3 साल पहले संधिकालीन कक्षाओं के रूप में अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था बनाते हुए कॉलेज स्तर पर अस्थायी शिक्षक रखने की आदेश जारी किया था, लेकिन इस साल अतिरिक्त दाखिल होने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था का कोई आदेश नहीं जारी हुआ। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अपने यहाँ 10 पदों पर अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करनी होगी। अस्थायी संविदा के तहत रखे जाने वाले प्रोफेसरों को पाठ्यक्रम डिजाइन और नए पाठ्यक्रम शुरू करने आदि के कार्य करने होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगस्त 2022 में जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों से अपने यहाँ नियुक्ति के अनुसार नियम और शर्तों में बदलाव करने को कहा गया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों के लीडर की प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर अस्थायी संविदा भर्ती के ड्राफ्ट गाइडलाइन को अपनी 560वीं बैठक में मंजूरी दी। 23 अगस्त 2022 को पब्लिक डोमेन में जारी किया गया। इस ड्राफ्ट गाइडलाइन में भर्ती के लिए योग्यता, कार्य और जिम्मेदारियां, सेवा की शर्तें, चयन प्रक्रिया, अवधि आदि को लेकर प्रस्तावित नियम प्रावधान किए गए थे। इसके साथ ही यूजीसी ने गाइडलाइन में प्रस्तावित नियमों पर भी सभी स्टेक होल्डर से इनकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी 6 दिसंबर 2022 तक मांगे थे। उधर बीते सोमवार 14 नवंबर को यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कॉलेजों के प्राचार्यों से अनुरोध किया कि वे अपने संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करने के लिए अपनी विधियां, अध्यादेश, नियम, विनियमों में बदलाव करने को जरूरी कदम उठाएं। नैनीताल युवाओं में बीएड को लेकर क्रेज खासा कम हो गया। हालात यह है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को बीएड पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि तीसरी बार बढ़ाई, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों ने रुचि नहीं दिखाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेजों में स्थापना के बाद से ही यानी 1973 में से बीएड तथा एमएड का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पूर्व में बीएड को लेकर युवाओं में खासी जद्दोजहद थी। बीएड में प्रवेश को लेकर कई बार मेरिट सूची तैयार की जाती थी, लेकिन इसके बावजूद मेधावी छात्र सूची में नहीं होने के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब बीएड को लेकर युवाओं में रुझान कम हो रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से इस वर्ष पहली बार निर्धारित सीटें ही पूरी नहीं हो पा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सितंबर में बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू की थी। इसके लिए आवेदन के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग को 14 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई, जिसमें अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए तो अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए। इसके बाद विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग की आखिरी तिथि 15 नवंबर को तय की है। हल्द्वानी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए आर्म केबल बिछाई जाए, जिससे बिजली चोरी करने वालों का पता लगाया जा सकेगा। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत केबल बिछाने के साथ ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ ही बैठक में यह दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि कुमाऊं बिजली बिलों से करीब 933 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया जाना है, जिनमें से करीब 80%
753 करोड़ के राजस्व की वसूली कर ली गई है। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस की टीमें छापामारी करें। टीम की हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सिविल कार्यों की समीक्षा में कहा गया कि आने वाले 10 से 12 साल में बिजली की आपूर्ति को देखते हुए जो नए बिजली घर बनाए जाएं। मुख्य अभियंता SS गर्वियाल ने बताया कि बिजली चोरी के 15 मामलों में FIR दर्ज किए गए। 8 लाख रुपये का आकलन किया गया था, जिसके सापेक्ष विभाग ने 4,19,000 की वसूली भी कर ली है। मुख्य अभियंता ES गर्वियाल ने बताया कि जिले में ओवरलोड वाले स्थान पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जर्जर बिजली के तार भी बदले जाएंगे। 33 kV व 11 kV का फीडर ओवरलोड खत्म करने के लिए अलग लाइन डालकर क्षेत्र की सप्लाई दी जाएगी। नैनीताल 40 साल पहले अपनी आयु पूरी कर चुके भीमताल के विक्टोरिया बांध की बुनियाद की मजबूती को मापा जाएगा। इसके लिए बांध की बुनियाद में सिस्मोग्राफी और टोमोग्राफी यंत्र लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इलाके में आ रहे भूकंपों का बांध पर क्या असर पड़ रहा है, यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों से इसका अध्ययन भी किया जाएगा। IIT रुड़की की मदद से चल रहे इस प्रोजेक्ट पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता AK वर्मा ने बताया कि बांध को लेकर कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं। इसमें बांध के वैज्ञानिक रूप से सर्वे और अध्ययन किया जा रहा है। फ्लड स्टडी और डिजाइन पर कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक कार्यों के आधार पर बांध की बुनियाद में सिस्मोग्राफी, टोमोग्राफी यंत्र लगाए जाएंगे, जिससे इस इलाके में आ रहे भूकंपों का बांध पर पड़ रहे असर को आंका जाएगा। आंकड़ों का अध्ययन कर बांध के भविष्य को लेकर योजना बनेगी। पूर्व में गठित डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल की रिपोर्ट में बांध में दरार और पानी के रिसाव की पुष्टि हुई है। इसके बाद अस्थायी रूप से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 1980 में विक्टोरिया बांध का निर्माण अंग्रेजी शासन काल में हुआ था। चुपता अंग्रेजों ने इसकी उम्र 100 साल तय की थी। उड़द की दाल और चूने के साथ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया बांध रखा गया था। इस बांध के जरिए भीमताल हल्द्वानी को पेयजल की जरूरत पूरी होती है। बांध की रिपोर्ट तैयार कर सिंचाई विभाग के विधायक सहायक अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि बांध की संरचना, पानी के दबाव की क्षमता, बांध की उम्र के आधार पर अध्ययन किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंसूरी वन प्रभाग के तत्कालीन DFO सहित 3 अन्य वन अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत से जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने न्यायालय निचली अदालत से जारी समन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और पूर्व DGP BS सिद्धू को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तिथि नियत की गई हुई। समन आदेश पर रोक लगाने से इन चारों अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। मामले के अनुसार मंसूरी के तत्कालीन DFO डॉक्टर धीरज पांडे, वीरेंद्र दत्त जोशी, प्रसाद सकलानी और जगमोहन रावत ने निचली अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को जारी समन आदेश को चुनौती देते हुए आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि पूर्व DGP BS सिद्धू द्वारा बदले की भावना या दबाव डालने के लिए चारों के खिलाफ 9 जुलाई 2013 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। निचली अदालत में मामला अब सुनवाई पर आया, जिसमें निचली अदालत ने 21 अक्टूबर को इन्हें समन भेजा, जबकि पूर्व DGP द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रिजर्व फॉरेस्ट की 7,450 वर्ग भूमि 20 नवंबर 2012 को खरीदकर आरक्षित वन भूमि से पेड़ों का कटान भी किया गया। इस पर DFO द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी क्रम में बदले की भावना से पूर्व DGP द्वारा उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता कार्तिकी खरी गुप्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह मुकदमा बदले की भावना को लेकर दायर किया गया है। पूर्व DGP नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेड़ काटने के मामले में जुर्माना भी लगाया है। सितारगंज बाल दिवस के मौके पर पिकनिक मनाकर नानक मत्ता से लौटते वक्त बस के ट्रक से टकराकर सड़क पर पलटने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। हादसे में एक शिक्षिका और एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतक छात्रा ज्योत्सना मजूमदार के पिता प्रकाश मजूमदार की तहरीर पर स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, बस चालक, बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ईर्ष्या के वार्ड 2 निवासी प्रकाश मजूमदार ने तहरीर में कहा कि उनकी पुत्री ज्योत्सना वैद राम सुधीर सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में कक्षा 6 की छात्रा थी। बाल दिवस पर स्कूल के अन्य छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ प्राइवेट बस UK 06 PH 0698 से नानकमत्ता गई थी। नानकमत्ता गुरुद्वारा से वापस लौटते वक्त RK ढाबा के पास कट से चालक बस को गलत दिशा में ले गया। SSI विनोद खड़तियाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। RI टेक्निकल विकास कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने घटनाग्रस्त वाहनों का भी निरीक्षण किया।